नमस्कार, मैं हूं विवेक लॉ। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज हम एक ऐसी ही बुनियाद की बात कर रहे हैं जिस पर लाखों लोगों के सपने टिके हैं, लेकिन ये बुनियाद हिल रही है। इस बुनियाद के ऊपर ना जाने कितने परिवारों ने एक घर का सपना देखा था, लेकिन घर के बदले में मिला तो सिर्फ दर्द। ऐसा दर्द कि कोई खुलकर रो भी नहीं सकता। डीएनए मनी में आज ऐसे ही लोगों की कहानी जो इस दर्द के बावजूद सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ रहे हैं। आज बात उस आम आदमी की है, जब वो अपनी आवाज उठाता है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। चाहे दिल्ली हो या मुंबई, बेंगलुरु हो या चेन्नई, देश के हर शहर में बिल्डरों के जंजाल में फंसे घर खरीदार। कई राज्यों में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बन चुकी है, लेकिन लोगों को अभी भी घर का इंतजार है। आज डीएनए मनी में हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर बिल्डर प्रोजेक्ट ही छोड़कर भाग जाएं, तो क्या करें? अगर बिल्डर पूरी तरह हाथ खड़े कर दें, तो क्या करें? क्या बिल्डरों को लोन देने वाले बैंकों का पैसा पहले मिलना चाहिए या फिर आम आदमी को उसका घर, जिसकी जिंदगी भर की कमाई कुछ बिल्डर लेकर फरार हो चुके हैं? क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास से उठ के ऊपर आते हैं और अपना जमा पूंजी पूरा बिल्डिंग के लिए, घर के लिए। मुंबई में एक सपना है सबका 1 BHK फ्लैट होना। मेरा भी यही सपना था, लेकिन वो सपना अभी अधूरा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की 10 जनवरी 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक रेरा और जीएसटी के बाद दिल्ली एनसीआर में हाउसिंग सेल्स में 6% की गिरावट हो गई है और ये पिछले 7 सालों में सबसे कम है। यूपी सरकार बार बार बिल्डरों को चेतावनी दे चुकी है कि वो दिल्ली से सटे नोएडा में कम से कम 50,000 लोगों को घर दिलाए, लेकिन बावजूद इसके लोगों के घर का सपना अधूरा है। यहाँ से जुड़ी भी कुछ अन्य समस्याएं हैं जिसको मंत्री समूह पूरी तत्परता के साथ उन्हें लेकर के उस पर कार्य कर रहा है। ज्यादातर मामले अब अदालत में जा चुके हैं। हाल ही में जेपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द 125 करोड़ रुपए जमा करवाने का निर्देश भी दिया है और ये भी कहा गया है कि अगर जेपी पैसे देने में विफल होता है तो इसे कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा, जिसके लिए उससे जुड़े लोगों को तिहाड़ भी भेजा जा सकता है। तो क्या अब घर खरीदारों के लिए सिर्फ अदालत का रास्ता ही बचा है? डीएनए मनी में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब अदालत ही घर दिलाने का एकमात्र विकल्प है? क्या बिल्डर्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने की स्थिति में नहीं है? अगर बिल्डर्स भाग जाएं, तो आम आदमी क्या करें? राज्य सरकारों की चेतावनी के बाद भी बिल्डर्स घर क्यों नहीं दे रहे हैं? आज हम इस मुद्दे का पूरा विश्लेषण करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं तो क्या करें। रिपोर्ट डीएनए मनी। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे ही होम बायर प्रमोद कुमार की कहानी, जो 95% पेमेंट देने के बाद भी अपने घर के लिए चक्कर काट रहे हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का मकसद साफ है, क्योंकि ग्राउंड पर जो दिक्कत है वो सबके सामने नहीं आ पा रही। यह है प्रमोद कुमार, जिन्होंने खुद के दम पर एक सपना देखा। सोचा कि एक घर होगा जहां वो अपने परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन सपना किस तरह टूटता है यह आप प्रमोद कुमार की तल्ख होती आवाज से खुद महसूस कर सकते हैं। कहानी अकेले प्रमोद कुमार की नहीं है। दिल्ली और नोएडा में ऐसे हजारों प्रमोद कुमार हैं जो अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। वो टूटे हुए सपनों को लेकर रोज जी और मर रहे हैं। प्रमोद ने 2012 में जेपी विस्टाउन में बुकिंग कराई थी। उस समय घर की कीमत करीब 40 लाख थी। प्रमोद कुमार 95% पेमेंट दे चुके हैं। आपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो एक एक करके लॉन्च किया था। आपने पैसे जब लिया था अलग अलग लिया था। आपने हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन दी थी। आज आप कह रहे हो 3 टावर पहले खड़े हो जाए, 4 टावर से खड़े। जो बंदे ने पहले पैसा दिया, जो बाद में दिया, उसकी क्या कसूर है भाई? आपने तो टाइम पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये जो गवर्नमेंट को भ्रम करा जा रहा है कि 30 टावर हम आप दे रहे हैं, 30 टावर हम उस टाइम देंगे, कौन से टावर हैं?
कोई क्लैरिटी नहीं है, सब हवाबाजी है, सब गोलीबाजी है। इसलिए इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ख़ास तौर से अभी तक जेपी पे किसी भी अथॉरिटी ने कोई भी क्लियरेंस नहीं दिया है कि किस तरीके से जेपी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बायर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। 40 लाख का जेपी बिजटाउन में घर खरीदने वाले प्रमोद कुमार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा। आज प्रोजेक्ट का ढांचा खड़ा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रमोद रेंट और ईएमआई के चक्कर में ऐसे उलझे हैं कि उनके पास अब मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचा है। तरीके से मैंने ऐसे फैमिली को रोते हुए देखा है, ऐसे फैमिली देखी है जिन्होंने अपने घर में अपने हस्बैंड को खो दिया, अपने बच्चों का एडमिशन खो दिया। उनका क्या हो? जब उनको देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं तो थोड़ा डरूं और डर के घर बैठूं, या मेरे सामने ये है कि मैं ज़िंदगी पर ईएमआई पे करके अपनी ज़िंदगी गुजार चला जाऊं। मैंने उस डर को बाहर निकाला, लोगों से जुड़ना स्टार्ट किया। आज की डेट में मेरे पास लगभग 1000 बायर जुड़े हुए आपस में। हम लोग एक दूसरे को सांत्वना दे करके, हिम्मत दे करके अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही सधीरन तौर पर हम आज भी ये नहीं चाहते कि तरह से जेपी एसोसिएट और जेपी इंफ्राटेक कुछ भी गलत करे। हमारी कोशिश ये केवल हमारा प्रयास सबका ये है कि किस तरीके से इस मुसीबत से हम सब मिल करके आपस में बाहर निकलें। आज जितने बायर से बात करता हूँ, कोई बायर ये नहीं कहता कि उनको हम जेल भेजने के बाद सुकून पाएंगे। हमें उससे सुकून नहीं मिल रहा है। हमारी जिंदगी तबाह हो रही है, हमारे परेशान, हमको उसका रास्ता चाहिए। प्रमोद की शिकायत है कि सिस्टम फेल हो चुका है। अब अदालत ही एकमात्र रास्ता बचा है। अगर समय रहते सरकारें अपने इकबाल से काम करती तो शायद एक आम आदमी को कभी सड़क पर नहीं उतरना पड़ता। रेरा का जो प्रोसेस है, हमारे जो नॉलेज में आई है, रेरा में बहुत सारी एप्लीकेशन जा चुकी हैं और जा रही हैं, लेकिन रेरा का इम्प्लीमेंटेशन जो मेरे को लग रहा है अभी होते हुए लगभग 1 साल लग जाएंगे। हम लोग 2016 से देख रहे हैं कि रेरा इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा विश्वास बता रहे हैं ना कि हमारा विश्वास सिस्टम पे उठ चुका है, गवर्नमेंट पे उठ चुका है। अभी केवल लीगल सिस्टम पे है, या तो हम यही सोच चले कि जो पैसा गया गया, अब जो ज़िंदगी है उसी वो ऐसे गुजारें। बट हमें रेरा पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि रेरा की जो बॉडी है वो लखनऊ में बैठती है। कोई पर्सन जो इस रीजन में बुक किया वो वहाँ पे दौड़ के क्या जाएगा, कैसे पता करेगा। बट लेट्स होप कि हाँ, लोग टीम काम कर रही है, कोई ना कोई आशा निकलेगी। अभी पिछले हफ्ते हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे थे तो कुछ रेरा के एग्जीक्यूटिव यहाँ विजिट कर रहे थे, स्टेटस जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी जो अपडेट दी जा रही थी, जो नोट किया जा रहा था, वो गलत नोट किया जा रहा था। चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, एप्लीकेशन ने नोट कर लिया इट्स कंप्लीटेड। तो हम लोगों ने काफ़ी उसको हाईलाइट किया कि आप गलत नोट कर रहे हो, तो उन्होंने उसको एडिट किया, हटाया। तो इसलिए विश्वास हट गया, रेरा पे भी हमें कोई विश्वास नहीं है। प्रमोद की कहानी हमारे सिस्टम का आईना दिखा रही है। हमने कानून बनाए, अधिकारी नियुक्त किए, अथॉरिटी बनाई, लेकिन जब न्याय दिलाने की बात आई तो सिस्टम खुद ही नेस्तनाबूद हो गया। डीएनए मनी रिपोर्ट। साल 2018 में ये उम्मीद की जा रही थी कि होम बायर्स की समस्याओं का हल होगा और रियल एस्टेट की गाड़ी भी पटरी पर लौटेगी। लेकिन नया साल उन होम बायर्स के लिए काफी खराब साबित हो रहा है जिन्होंने रेजिडेंशियल सेक्टर में निवेश किया था। बिल्डरों ने भी सबवेंशन स्कीम से पल्ला झाड़ लिया है और बैंक अब बिल्डरों की बजाय घर खरीदारों से ईएमआई वसूलने पर लग गए। ये हैं 42 साल के आलोक शर्मा, जो दिल्ली के कालकाजी के पास अरावली अपार्टमेंट में पिछले 35 साल से रह रहे हैं। आलोक शर्मा निजी कंपनी में काम करते हैं और परिवार बढ़ने के बाद ये सोच आई कि बेटी के लिए कुछ निवेश किया जाए। पत्नी शिखा और बेटी सिया का भविष्य उज्जवल करने के लिए आलोक शर्मा ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करना ही सही समझा। काफी रिसर्च करने के बाद आलोक को आम्रपालिका ग्रेटर नोएडा में आदर्श आवास योजना के तहत प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। आलोक शर्मा को प्रोजेक्ट इसलिए भी काफी पसंद आया क्योंकि लोकेशन के हिसाब से काफी सस्ता था। 2015 में आम्रपाली ने आदर्श आवास योजना के तहत ग्रेटर नोएडा के GH2 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट में ज्यादातर प्रेफरेंस रिटायर्ड कर्मचारियों को दी गई। बिल्डर ने 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया। 3 साल बीत जाने के बाद आम्रपाली ने इस प्रोजेक्ट में ईंट भी नहीं रखी। अब सर वही हालत ये है कि उस साइट की तो अभी मतलब ईंट भी नहीं रखी गई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो अभी बिल्कुल रुका हुआ है, बहुत टाइम से कुछ काम नहीं हुआ वहाँ पे। बिल्डर भी अब मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड है नहीं काम करने में, और जो दिया था पैसा मैंने इनिशियल बुकिंग के टाइम पे वो भी मेरा फंस गया है। आलोक शर्मा को शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि आम्रपाली में फ्लैट बुक कराने के बाद इनकी समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ईएमआई से बचने के लिए आलोक शर्मा ने
10-80-10 का प्लान चुना, आलोक को 10% बुकिंग पर, 80% पोजेशन मिलने पर और 10% पोजेशन के बाद देने का एग्रीमेंट हुआ था। यानी पोजेशन तक आलोक को EMI नहीं देनी थी। पोजेशन उन्होंने कहा था कि 4 साल मैक्सिमम, या मतलब खींच खांच के भी 4.5-5 साल या इस तरह से मिल जाएगा। तो अब हालत ये है सर कि 1.5 साल हो गया है बुक कराए हुए मकान को, और अभी तक उसकी नींव भी नहीं रखी गई है। तो कंस्ट्रक्शन एकदम रुका हुआ है सर, कोई प्रोग्रेस नहीं उसमें। हालात ये हैं कि जिस बैंक से आलोक ने लोन लिया था, बैंक ने ब्याज के लिए लीगल नोटिस भेजा है, जबकि बैंक, बायर और बिल्डर के बीच एग्रीमेंट था कि पोजेशन मिलने के बाद ही EMI का सिलसिला शुरू होगा। बैंक ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्डर ने काम रोक दिया है और अब किसी भी हालत में आपको EMI भरनी होगी। बैंक का सर ये हुआ कि मैंने 3 लाख रुपए अपनी जेब से दिया, बैंक ने 26 लाख रुपए सैंक्शन किए मेरे। सैंक्शन करने के बाद में 8 लाख रुपए फर्स्ट डिमांड आई थी बिल्डर से बैंक की तरफ, तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे 8 लाख रुपए दे दिए बिल्डर को। उसके बाद में कुछ महीनों के बाद में मेरे पास एक SMS आया कि मेरा 8 लाख के ऊपर एक उसका इंटरेस्ट ड्यू हो गया 21,000 रुपए। मैं बैंक में गया पूछने के लिए कि 21,000 रुपए मेरे किस चीज़ के ड्यू हुए हैं। तो बैंक ने बोला कि आपका जो प्रोजेक्ट है अब वो रुक गया है, हम लोगों ने बिल्डर से जो टाई अप था हमारा हमने ख़त्म कर दिया है, हमने उसको बोल दिया कि हम आपको और फंडिंग नहीं देंगे। तो जो 8 लाख रुपए हमने आपके बिहाफ पे बिल्डर को दिए हैं उसका ये इंटरेस्ट है। तो मैंने उनसे बोला कि जब मेरे एग्रीमेंट ये था कि मेरी EMI शुरू होगी टोटल 26 लाख रुपए पे पोजीशन मिलने के बाद, तो लॉजिकली ये मेरे को देना बनता नहीं है जो आप मुझसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर वो तो ठीक है, हम आपकी बात मान गए, बट हम तो रिकवर करेंगे आपसे अब, और इंटरेस्ट के साथ में जो 8 लाख दिए वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये बैंक ने बोला। अब रिजल्टिंग सर हुआ क्या है कि वो बढ़ते बढ़ते मेरे 1 लाख के आसपास वो भी बढ़ गया, तो अब टोटल वो 9 लाख रुपए हो गए मेरे। तो आपका एग्रीमेंट क्या कहता है? मेरा एग्रीमेंट ये कहता है सर कि पोजेशन के बाद मेरी EMI शुरू होगी। ये बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है इसके अंदर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझसे EMI लेगा 26 लाख रुपए के ऊपर। वो CLP प्लान पे नहीं लेगा मुझसे कि आज उसने 8 लाख रुपए दिए तो मैं 8 लाख के उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, फिर उसने 10 लाख दिए तो मैं 10 लाख पे उसको इंटरेस्ट दूंगा। ऐसा नहीं है सर, बहुत क्लियर कट एग्रीमेंट था कि 26 लाख रुपए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे करेगा मेरे बिहाफ पे, पोजीशन मिलने के बाद मैं उस 26 लाख के EMI पे करूंगा। तो ये था 26,000 रुपये मेरे महीने कटेगी 26 लाख रुपए के ऊपर। अब बिल्डर भाग गया सर, तो वो कह रहा है कि आप पे करो उसको। आलोक की पत्नी शिखा शर्मा इसलिए परेशान है क्योंकि सोचा तो बेटी के भविष्य के बारे में, लेकिन तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरफ बेटी की पढ़ाई का खर्चा, घर की EMI और बाकी जिम्मेदारियां, घर मिलता तो दूर की बात, समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो चुका है। हाँ, अब तो हम बहुत खराब स्टेज पे घर हैं। एक तो घर नहीं है मिलने भी नहीं वाला है, उम्मीद भी बहुत कम है। बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं है फिनेंसेस, वो नहीं कंप्लीट कर पाएगा प्रोजेक्ट। और हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं 3 लाख का प्लस इंटरेस्ट उसका दे रहे हैं अभी तक। और दूसरे बैंक ने हमको जो पेमेंट किया है, अमरपाली को पेमेंट किया है 9-9.5 लाख रुपए का, 8 से 9 लाख के बीच में। तो वो बैंक बोल रहा है कि क्योंकि अमरपाली ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो आपको ये पेमेंट भी करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट जो बनता है बैंक का वो भी पे करना पड़ेगा। तो हम तो बहुत खराब सिचुएशन में हैं कि मतलब दोनों तरीके से ही लूज सिचुएशन में है। ना तो घर मिलेगा, प्लस ये पेमेंट हमारे लिए करना तो बहुत मुश्किल है। मतलब सर्विस क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, महीने की EMI मतलब इतनी हाई है कि बहुत मुश्किल है पे कर पाना। आलोक और उनकी पत्नी शिखा शर्मा अब सिर्फ कागजों में अपने सपनों के आशियाने को ढूंढ रहे हैं।
आलोक ऐसे पहले होम बायर नहीं है जिन्होंने अमरपाली ग्रुप में पैसा लगाया और अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, लेकिन अमरपाली ग्रुप को लेकर अभी तक ऐसा कोई ठोस प्लान नहीं पेश हुआ जिसकी वजह से इनको कुछ राहत मिल सके। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ EMI का बोझ और दूसरी तरफ बिल्डर ने प्रोजेक्ट का काम शुरू भी नहीं किया, तो ऐसे में ये होम बायर्स जाए तो जाए कहां? गौरव खोसला, जी मीडिया, दिल्ली। नोएडा में ही ऐसे कई बिल्डर हैं जो पोजेशन की डेडलाइन पूरी नहीं कर सके। हालांकि इसके लिए यूपी सरकार ने काफी कोशिशें की हैं, लेकिन पोजेशन की डेडलाइन बार बार बदल रही है। जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको कब तक घर मिलेगा, ये हमने जानने की कोशिश की उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश खन्ना से। नोएडा में बायर्स को दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी लगातार इस बात पर ध्यान दे रही है कि कैसे जो बायर्स की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद है। सर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया आप लोगों ने बायर्स की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी नोएडा में तमाम ऐसे बायर्स हैं जिन्हें मकान नहीं मिल पा रहा है। ये बिल्कुल सही है। बरसों की जो दुर्व्यवस्था है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने काफ़ी रुचि लेकर उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया, उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई और उसके अलावा जो विभाग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करना थे उसमें पूरी तत्परता दिखाई। लगभग 40,000 मकान देने की बात हुई है मार्च तक। हालांकि हमारा लक्ष्य था कि 50,000 हो जाते और हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आगे भी हमारी ये कोशिश है कि हर हालत में बायर्स को न्याय मिले, जिन लोगों का पैसा गया है उनको मकान मिले और जिन शर्तों पर दिया गया है पैसा वो शर्तें पूरी हों। सर, पहले 3 महीने की डेडलाइन थी, दिसंबर तक 50,000 मकान देने थे, अब उसे मार्च तक कर दिया गया है। जी, उसको फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा गए थे तो उनसे बात भी हुई थी और जितनी संभावनाएं थी सारी संभावनाओं को तलाश के वो फिगर आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जितने भी बिल्डर्स ने मकान देने का वादा किया है उनके ऊपर ये बराबर दबाव बना हुआ है। कुछ लोग उसमें से जेल में भी हैं कि वो लोग हर हालत में उन लोगों को मकान दें। सर, जेपी, आम्रपाली, यूनिटेक कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनसे ज़्यादा जो बायर्स हैं वो परेशान हैं और वो सुन नहीं रहे हैं। सरकार की क्या जो प्रयास हैं वो काफ़ी हैं उन बायर्स के लिए? देखिए, सरकार के प्रयास जो हैं वो पर्याप्त हैं। जितना दबाव बना सकते थे उतना दबाव बनाया गया। सर, रेरा का क्या डर नहीं है क्या बिल्डर्स को, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि बिल्डर्स को डर हो रेरा कानून का, वो पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ बना नहीं और पैसा लगा के लोग फंस गए हैं। देखिए, वहां की स्थिति अजीबोगरीब हो गई। वहां पर ऐसे लोगों को जमीन दे दी गई जो मकान बनाने के लिए सक्षम नहीं थे और कम पैसे में जमीन अलॉट कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि जब जमीन के दाम बढ़ते रहे तब तो लोग रुचि करते रहे, उनका साझा करते रहे और लोगों को मकान बना के देते रहे। लेकिन जब इस दिशा में गिरावट आई उस परिस्थिति में लोगों ने हाथ पैर डाल दिए। आजकल जब जब बिल्डर्स का जिक्र होता है रेरा का भी जिक्र किया जाता है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो घर खरीदारों के हक में काम करती है और बिल्डरों पर नजर रखती है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि रेरा के अंतर्गत बने बिल में आखिर ऐसा क्या है जिससे आप धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर को पहचान सकते हैं।
रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक तरह से घर खरीदारों का साथ ही कह सकते हैं, क्योंकि रेरा आने के बाद न सिर्फ बिल्डर्स पर सख्ती बढ़ी है, बल्कि घर खरीदारों को एक ऐसा आधिकारिक कानून मिला है जिससे ग्राहकों की मुश्किलें कम हुई हैं। बिल्डर्स की मनमानी और ग्राहकों की मुश्किलों को देखते हुए काफी लंबे समय से संसद में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पेंडिंग पड़ा था। बार बार बिल संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास वापस भेज दिया जाता था, लेकिन मार्च 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को पारित किया। आखिरकार 9 साल के इंतजार के बाद रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू हो गया और 1 मई 2017 को इस बिल को नोटिफाई कर दिया गया। इसके बाद हर राज्य को रियल एस्टेट अथॉरिटी बनानी थी और अधिकारी नियुक्त करने थे। इस कानून के तहत बिल्डर को वो सारे प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर कराने जरूरी हैं जिन्हें 1 मई 2017 तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन के बाद डेवलपर्स को कंप्लीशन की नई समय सीमा भी बतानी जरूरी है। सरकार ने जो रेरा बिल लागू किया है उसकी मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन, किसी भी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और इसे रेरा अथॉरिटी के पास रजिस्टर कराना होगा। साथ में प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी और प्रोजेक्ट का अलग से बैंक अकाउंट भी खुलवाना होगा जिसमें ग्राहकों से लिया हुआ पैसा जमा किया जाता है। धोखाधड़ी पर सजा, अगर बिल्डर किसी खरीदार से धोखाधड़ी या वादा खिलाफी करता है तो खरीदार इसकी शिकायत रेगुलेटरी अथॉरिटी से कर सकता है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। रियल एस्टेट एजेंट भी दायरे में, रियल एस्टेट में काम करने वाले एजेंट्स को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकारी प्रोजेक्ट भी दायरे में, प्राइवेट बिल्डर या डेवलपर्स ही नहीं, हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाले डीडीए, जीडीए जैसी अथॉरिटी भी इस कानून के दायरे में आती हैं। बिल्डर की जिम्मेदारी, किसी भी प्रोजेक्ट के ढांचे की जिम्मेदारी 5 साल तक बिल्डर की होगी। प्रोजेक्ट में देरी पर लगाम, प्रोजेक्ट के लिए जमा किए गए 70% पैसों को अलग से खोले गए बैंक अकाउंट में जमा कराना होगा। ऑनलाइन मिलेगी जानकारी, बिल्डर को अथॉरिटी की वेबसाइट पर पेज बनाने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। इसके जरिए उन्हें प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बुकिंग राशि, बिल्डर एडवांस या आवेदन शुल्क के रूप में 10% से ज्यादा रकम नहीं ले सकेंगे जब तक कि बिक्री के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट न हो जाए। देरी से डिलीवरी पर मुआवजा, अगर खरीदार को वक्त पर पोजीशन नहीं मिलता है तो खरीदार अपना पूरा पैसा ब्याज समेत वापस ले सकता है या फिर पोजीशन मिलने तक हर महीने ब्याज ले सकता है। ट्रिब्यूनल का गठन, ट्रिब्यूनल के पास किसी भी ग्राहक या बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाने का अधिकार है और वो बिल्डर पर जुर्माना भी लगा सकता है। हालांकि ये नियम केंद्र की ओर से जारी रियल एस्टेट बिल के हैं। इसके बाद राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी थी, जिसमें कई राज्यों ने नियमों में काफी बड़े बदलाव भी कर दिए, जो असल विवाद की जड़ है। क्योंकि कई राज्य सरकारों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बिल्डर को राहत देने के लिए केंद्र के रेरा कानून में बदलाव किया है, जिससे अब भी ग्राहकों को दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट डीएनए मनी। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बिल्डर आपके इस सपने को तोड़ देते हैं। इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। डीएनए मनी में अब जरा समझिए कि अगर आप घर बुक कराना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप बेवजह की परेशानियों से बच सकें। घर खरीदना हो तो ध्यान रखें ये बातें, कहीं डूब न जाए आपकी मेहनत की कमाई। सही प्रॉपर्टी और सही बिल्डर कैसे चुनें? घर खरीदना न सिर्फ अपने सपने को पूरा करने जैसा है, बल्कि काफी लोग निवेश के तौर पर भी प्रॉपर्टी का विकल्प चुनते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बिल्डरों का रवैया रहा है, उससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर आप कोई घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ खास बातें आपको समझना बेहद जरूरी है ताकि आप सही प्रॉपर्टी और सही बिल्डर का चुनाव कर सकें। जमीन की रजिस्ट्री जरूर मांगे। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो बिल्डर से सबसे पहले रजिस्ट्री मांगनी चाहिए।
इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि जिस जमीन पर आपका मकान या फ्लैट बना है उस पर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। बैंक सिर्फ उन्हीं जमीनों पर लोन देता है जिस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। प्रोजेक्ट का अप्रूव्ड लेआउट मैप देखें। किसी बिल्डर को किसी भी प्रोजेक्ट में कितने टावर, फ्लैट और मंजिल बनाने की मंजूरी मिली है, ये बात अथॉरिटी की ओर से अप्रूव्ड लेआउट मैप को देखकर साफ पता चल जाती है। इसमें किसी फ्लैट या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली कुल जगह का स्पष्ट ब्यौरा होता है। ये सारी बातें कंपनी के ब्रोशर में साफ नहीं हो पाती हैं। बिल्ट अप और कारपेट एरिया समझें। खरीदार कई बार फ्लैट में लिखे सुपर एरिया को अपने फ्लैट का साइज मानकर फ्लैट की बुकिंग कर देते हैं, जबकि असल फ्लैट का एरिया इससे काफी कम होता है। ऐसे में ग्राहकों को बिल्ट अप, सुपर और कारपेट एरिया के सही मायने समझ लेने चाहिए। कारपेट एरिया उस एरिया को कहते हैं जहां आप कारपेट बिछा सकें। इस एरिया में फ्लैट की दीवारें शामिल नहीं होती हैं। बिल्ट अप एरिया फ्लैट की दीवारों को लेकर मापा जाता है, यानी इसमें कारपेट एरिया के साथ साथ पिलर, दीवारें और बालकनी जैसी जगह शामिल होती हैं। पोजीशन टाइम का रखें विशेष ध्यान। अधिकांश बिल्डर्स और डेवलपर प्रोजेक्ट के पोजीशन टाइम में 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी जोड़ देते हैं। ऐसे में किसी भी ग्राहक का पोजीशन टाइम 2 साल की जगह 30 महीने हो जाता है। पोजीशन डेट से 6 महीने देरी से पोजीशन देने के बाद डेवलपर्स इसको लेट प्रोजेक्ट की श्रेणी में नहीं डालते हैं। ऐसे में ग्राहक बिल्डर या डेवलपर्स से लेट पोजीशन की पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर बिल्डर फ्लैट देने में देरी करते हैं तो आपको 10 से 15% तक पेनल्टी के रूप में भुगतान भी होता है। पेनल्टी क्लॉज जरूर पढ़ें। तय समय तक प्रोजेक्ट पर पोजीशन न दे पाने पर डेवलपर्स ग्राहकों को पेनल्टी देने का प्रावधान रखते हैं। अधिकांश डेवलपर्स पोजीशन तक ग्राहकों की ओर से भुगतान की जाने वाली किसी एक भी किश्त में देरी होने पर पेनल्टी न देने की शर्त रखते हैं। पूरे 2 साल के दौरान ग्राहकों के पास कई बार डिमांड ऑर्डर आते हैं। अगर ग्राहक किसी एक भी पेमेंट डेट से चूक जाता है तो डेवलपर्स पेनल्टी देने में तरह तरह के बहाने बना सकते हैं। पेमेंट स्कीम समझ लें। डेवलपर्स बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर और इजी पेमेंट प्लान की मदद से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इनमें 10% बुकिंग अमाउंट, बाकी पोजीशन पर, ब्याज में छूट, 20:80 स्कीम जैसी लुभावनी स्कीम होती हैं। इसलिए ग्राहकों को किसी चक्कर में न पड़कर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सभी बारीकियों को समझकर अपने लिए उचित पेमेंट स्कीम का चयन करना चाहिए। हिडन चार्जेस पर दें विशेष ध्यान। बुकिंग करते समय कई तरह के चार्जेस का जिक्र बुकिंग एजेंट नहीं करता है। हिडन चार्जेस में पार्किंग चार्ज, सोसाइटी चार्ज, पावर बैकअप जैसे चार्जेस को शामिल किया जाता है। इन सभी चार्जेस के बारे में बुकिंग के समय पर ही डेवलपर से सवाल कर समझ लें। बिल्डर के बारे में पता करें। जिस डेवलपर या बिल्डर के साथ आप अपना फ्लैट बुक करने जा रहे हैं, उसकी ओर से पहले दिए जा चुके प्रोजेक्ट्स को जरूर देखें। इससे आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, समय से पोजीशन देना, बिल्डर का प्रदर्शन जैसी चीजों को समझने में मदद मिल जाती है। इसके लिए आप उस राज्य में बनी रेरा की वेबसाइट पर जा सकते हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। लोकेशन पर विजिट जरूर करें। ब्रोशर में दिए गए फ्लैट के एरिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस जगह प्रोजेक्ट बन रहा है वहां खुद जाकर विजिट करना जरूरी होता है। ऐसा करने से आप अपने फ्लैट में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को देख पाएंगे। साथ ही आपको आसपास की लोकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जैसे घर से अस्पताल, स्कूल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसी जगह प्रोजेक्ट से कितनी दूर है। एक्सक्लेशन फ्री हो फ्लैट के रेट। कई बार डेवलपर प्रोजेक्ट पर एक्सक्लेशन चार्जेस लगा देते हैं, जैसे सीमेंट, सरिया आदि कच्चे माल के दाम बढ़ने पर डेवलपर ग्राहकों के लिए फ्लैट की कीमतों को बढ़ा देते हैं। ऐसे में ग्राहकों को बुकिंग के समय इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि फ्लैट पर किसी भी तरह का एक्सक्लेशन चार्जेस तो नहीं है। रिपोर्ट डीएनए मनी। डीएनए मनी में हमने आपको बताया कि अगर आप बिल्डर के चंगुल में फंस चुके हैं तो क्या करें, लेकिन इसके साथ ही अगर आप घर चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रियल एस्टेट मार्केट पर रिसर्च करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी नाइट फ्रैंक के मुताबिक देश के सभी बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी हैं। ऐसे में आपके पास अच्छा मौका है कि अपने सपनों का घर खरीदने की कम से कम कोशिश करें। सबका है सपना एक घर हो अपना। इसके लिए आम आदमी पैसा जोड़ता
कम पैसे में मिल जाए सपनों का आशियाना। बड़े शहरों में तो ये आशियाना बनाना और भी मुश्किल, लेकिन अब रियल एस्टेट से आई है एक अच्छी खबर। घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, प्रॉपर्टी की कीमतों में आई गिरावट। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सस्ते हुए घर। साल 2017 में प्रॉपर्टी की कीमतों में खासी कमी दर्ज की गई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कई बड़े शहरों में घरों के दाम घट रहे हैं। बिल्डर्स घर बेचने के लिए कई ऑफर्स दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सस्ते घरों की मांग में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 से 5 सालों के मुकाबले देश के सभी बड़े शहरों में घर खरीदना सस्ता हुआ है। सभी बड़े शहरों में घरों की कीमत लगभग 3% तक गिरी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले घर खरीदना सबसे ज्यादा सस्ता पुणे में हुआ है। पुणे में प्रॉपर्टी की कीमतों में 7% की गिरावट आई। वहीं मुंबई में घरों की कीमत में 5% तक की गिरावट है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी कीमतें करीब 2% कम हुई हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जिन बड़े शहरों में घर खरीदना एक जंग जीतने से कम नहीं था, वहां दाम अचानक गिरने क्यों लगे? नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे नोटबंदी और जीएसटी का असर है। इसके अलावा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा भी जिम्मेदार है। रेरा इसलिए क्योंकि इससे लोगों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन फैला है। साथ ही इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि लोगों ने इन नियमों को तय होने तक अपने प्लान स्थगित कर दिए। 2016 के आखिर से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आना शुरू हुए थे, स्टार्टिंग विद डीमोनेटाइजेशन जो नवंबर दिसंबर में आया, और उसके बाद फिर रेरा अप्रैल से लागू हुआ, जीएसटी अप्रैल से लागू हुआ। इन सब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने पूरे रियल एस्टेट मार्केट को अब चेंज कर दिया। जहां पर पीक टाइम में वही 2010-11 में जहां 1,17,000 यूनिट बिके थे, उसके मुकाबले 37,000 यूनिट बिके। वैसे आपको ये भी बता दें कि देश में घर खरीदने के लिए काफी लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन उन्हें बस एक अच्छी डील का इंतजार है। घर सर्च करने का ऑप्शन देने वाली ऑनलाइन कंपनी मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक साल 2017 में करीब 15 लाख लोगों ने ऑनलाइन घर सर्च किया। जहां तक महाराष्ट्र में लोगों द्वारा सर्च की गई सबसे पसंदीदा जगह रही खारघर, उल्वे, वकाड़, बानेर, मीरा रोड, वाघोली और कामोती। वहीं नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा नोएडा एक्सटेंशन, इंदिरापुरम और उत्तम नगर दिल्ली में घर ढूंढे गए। इसी तरह साउथ इंडिया में लोगों की पहली पसंद बना बेंगलुरु का व्हाइट फील्ड एरिया। तो कुल मिलाकर ट्रेंड यही बता रहा है, साल 2018 में घर खरीदारों को अच्छी डील मिल सकती है, क्योंकि नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट भी यही बताती है कि इस साल फ्लैट के दामों में गिरावट बनी रहेगी। हालांकि ये सिर्फ जानकारी है। हमारी सलाह यही है कि आप घर खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी भर की कमाई का मामला है। रिपोर्ट डीएनए मनी। अब सवाल आता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट फंस गया है या बिल्डर उसे पूरा नहीं कर रहा है, तो एक बायर के तौर पर आपके क्या अधिकार हैं? आपके पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप बिल्डर की शिकायत कर सकते हैं? बिल्डर बदमाशी करे तो क्या करें? कंज्यूमर फोरम में कैसे करें शिकायत? रेरा की वेबसाइट पर कैसे करें शिकायत? पैसा आपका है तो हक भी आपका ही है। बिल्डर आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाने वाले के तौर पर काम करता है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत की कमाई फंसा चुके हैं या कोई बिल्डर बदमाशी कर रहा है तो आप शिकायत करें। वैसे भी आजकल शिकायत करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन हथियार के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका है रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी घर खरीदारों को सुरक्षा देती है और बिल्डरों के हर प्रोजेक्ट पर निगरानी रखती है। अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो आप उसकी शिकायत के लिए रेरा की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हर राज्य की अलग रेरा वेबसाइट होती है। शिकायत के लिए ग्राहकों को प्रोजेक्ट का रेरा पंजीकरण नंबर चाहिए, जो आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ जानकारी और लगेगी, जैसे शिकायत से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट, शपथ पत्र जिस पर शिकायत नंबर लिखा हो,
सभी डॉक्यूमेंट साफ होने चाहिए। हर पेज पर शिकायतकर्ता के सिग्नेचर जरूरी हैं। रेरा में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, शिकायत के साथ फीस भी देनी होती है। जैसे महाराष्ट्र में 5,000, यूपी में 10 रुपए से 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। हर राज्य में शिकायत के लिए अलग अलग फीस है। फीस कितनी है इसकी जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है। इन सब के अलावा कुछ और भी बातें हैं जो शिकायत करते समय याद रखें। रेरा उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जिसमें दोनों पक्षों का प्रोजेक्ट से संबंध हो। रेरा पब्लिक इंटरेस्ट में दर्ज की गई शिकायतों पर सुनवाई नहीं करेगा। ये तो हुई रेरा में रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट की शिकायत। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा के अंतर्गत नहीं आता है तो भी रेरा अथॉरिटी से आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी ग्राहकों के पक्ष में फैसला सुना चुका है। रेरा लागू होने से पहले वाले जो प्रोजेक्ट हैं उन्हें भी रेरा के तहत राहत मिलेगी। अब मान लीजिए अगर आपको रेरा से मदद नहीं मिल रही है तो अब आप क्या करेंगे? इसके लिए आप जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग के दफ्तर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का ऑफिस दिल्ली में है। जैसे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो जिला फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की जा सकती है। जो ग्राहक उपभोक्ता फोरम के जरिए अपनी शिकायतों को सुलझाना चाहते हैं वो केस को पहले फोरम के सामने रजिस्टर कराएं, क्योंकि उपभोक्ता फोरम में रजिस्टर होने के बाद ही आपके केस की सुनवाई आगे होगी। इसमें दोनों पक्षों को जवाब के लिए बुलाया जाता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर केस शुरू हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति चाहे तो अपना वकील रख सकता है, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि 20 लाख तक के मामले जिला उपभोक्ता फोरम में दायर किए जा सकते हैं। 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक के मामले राज्य उपभोक्ता आयोग में दायर किए जाते हैं। डीएनए मनी रिपोर्ट। डीएनए मनी में आज हम पूछ रहे हैं कि क्या रेरा के आने से बिल्डरों की मनमानी रुकी है? आप अपने जवाब हमें एसएमएस, ट्विटर और फेसबुक पर जाकर दे सकते हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 बहुत ही अहम मेहमान। एमएल लाहौटी हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रवीण जैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं नरेटको के। बिजॉन मिश्रा हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट। और अभिषेक कुमार हैं, प्रेसिडेंट NEFOWA यानी कि नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लाहौटी साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ही एक इंस्टीट्यूशन है जो ये जो लोग हैं जिनको घर नहीं मिल रहे उनको सीरियसली अपने घर दिलाने के लिए जो कोशिश कर रही है। मिस्टर लाहौटी, ऐसा है कि आपने अभी तक जितनी चर्चा की वो पूर्ण रूप से व्यर्थ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 केस चल रहे हैं, एक जो आम्रपाली का उसमें लगभग 42,000 लोग हैं और जो यूनिटेक है उसमें 16,000 हैं और जेपी में करीबन 32,000 हैं। इन तीनों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इनका सारा यदि आप देखें तो 90,000 फ्लैट तो यही हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी आए नहीं हैं। प्रश्न तो ये होता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ा। ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार बात कर रही है, ये मिनिस्टर कह रहे हैं, जो आपकी अथॉरिटीज कह रही है, ये सब फालतू बातें हैं। फालतू इसलिए है कि ये बिल्डर्स ने जो मकान नहीं बनाए, ये 2008 और 2010 के बीच में बुकिंग हुई थी। तो जो 2010 में बुकिंग हुई, अब 2016-17 के बाद ये सरकार की आंखें खुली है। अभी तक सरकार कहाँ थी? एक परिस्थिति देखिए, जो सर्विस क्लास आदमी है EMI दे रहा है, 5-6 सालों से किराया दे रहा है और अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहा है, उसकी परिस्थिति देखिए। और लाखों आदमी हैं। मेरा एस्टिमेट है कम से कम 2 लाख ऐसे फ्लैट बायर्स हैं जो सिर्फ NCR में हैं, अर्थात नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव के अंदर बड़े बड़े बिल्डर हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है किसी सरकार से, किसी कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट कितना वक्त दे सकती है इन लोगों को। और दूसरी बात ये देखिए
कि रेरा बनाया गया, रेरा बनाए को 2 साल हो गए, वाह वाह हो गई, केंद्र सरकार ने रेरा बना दिया, पार्लियामेंट ने कार्रवाई कर ली, उसका फायदा क्या हुआ? आज कोई एक बिल्डर भी, एक बायर भी है जिसको 1% का फायदा हुआ हो? बिल्कुल नहीं। कागजों में कानून बन गया, वाह वाह हो गई, किंतु किसी भी बायर्स को कुछ भी उसके फायदा नहीं हुआ। रेरा का इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? रेरा अथॉरिटी कहाँ है? किस स्टेट के अंदर है? और ये परिस्थिति, और ये लोग कह रहे हैं, जो अभी आपके मिनिस्टर थे, बाकी लोग हैं, कि हम आश्वासन देते हैं, हम तेजी से काम करेंगे। तेजी से वो जिन्होंने फ्लैट बुक किया मर जाएंगे, उसके बाद आप काम करेंगे? शर्म आनी चाहिए। जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 करोड़ की पेनल्टी लगाई जेपी के ऊपर। जेपी के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी कोर्ट में बुलाया। यूनिटेक के डायरेक्टर जेल में बैठे हुए हैं। आम्रपाली प्रारंभ हुआ है केस। ये सब केस चूंकि हम लोग कर रहे हैं, जब आप किसी भी दिन हमारे चैम्बर में आइए, आपको 25-50 लोग बैठे मिलेंगे, सबका एक ही रोना है, कब मिलेगा हमारा घर, इतना हमने खर्चा कर दिया। और याद रखिए, ये सब मिडिल क्लास आदमी हैं। और यदि जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसके आसपास ये हालत है, तो आसाम, बंगाल और जो यूपी वगैरह हैं, उनकी आप सोचिए। जी बिल्कुल, तो बड़ी शर्म आती है। और जब ये इनका रोना देखते हैं हम, जब चैम्बर में लोग आते हैं, तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। और इसलिए रेरा पर भरोसा करना, पार्लियामेंट के अंदर तालियां पीटना, और ये जो यूपी सरकार के लोग कर रहे हैं, हम शीघ्र से शीघ्र 30,000 फ्लैट दिलाएंगे। जी लाहौटी साहब, अभी आपको रोकूंगा मैं, बाकी भी पैनलिस्ट हैं, उनका व्यू भी ले लेते हैं। आपने बहुत ही अहम इश्यूज रेस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज आपने रेस किए हैं। और जो सबसे बड़ा जो इशू रेस किया है उन्होंने, प्रवीण जैन, कि रेरा है कहाँ? बात तो बहुत होती है और बिल्डर्स जो हैं वो कंप्लायंट भी हो रहे हैं, लेकिन कहाँ है रेगुलेटरी अथॉरिटी? क्या है? कोई जा सकता है वहां? काम करना शुरू किया है उसने, अलग अलग स्टेट्स में बनने वाली थी है। इस पर क्या प्रोग्रेस है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर अथॉरिटी में काम किया है तो महाराष्ट्र ने किया है। सबसे पहले ऑनलाइन महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद बाकी प्रदेशों के अंदर ऑनलाइन सिस्टम, जैसे अभी यूपी की बात करें, बहुत अच्छी हालत नहीं है, अभी ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। कोई भी अगर एंड यूज़र जाके चेक करना चाहे तो शायद नहीं, उसको डेटास नहीं मिलेंगे। मगर अथॉरिटी बन गई है और ट्रिब्यूनल बनना बाकी है अभी। बट मुझे ये कहना भी गलत है कि रेरा में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारे डेवलपर्स आज ये रेरा आने से प्रेशर में हैं। और मैं बड़े 4-5-6 लोगों की बात नहीं कर रहा, जो मीडियोकर डेवलपर्स हैं वो तो काम कर रहे हैं अपने साइट्स के ऊपर। और मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम, देखिए ये मैं मानता हूँ कि पिछले कई सालों से जो ये परेशानियाँ थी, ये ओवरनाइट तो ठीक होने वाली नहीं है। मगर जितना प्रेशर में है डेवलपर आज, जैसे यूनिटेक जेल में बैठा है, जेपी इंसॉल्वेंसी में चले गए, जेपी के अगेंस्ट भी, तो ये जो बड़े बड़े लोगों के साथ ये हाल है। तो सारे जितने भी छोटे डेवलपर्स हैं वो इतने प्रेशर में हैं कि किसी भी तरह से काम पूरा हो, चाहे वो 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, वो एक टाइम थोड़ा सा लगेगा इसके अंदर। मगर मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो आपका ये मानना है प्रवीण के सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है, चाहे वो ये 2-3 केसेस में ही लगी हो, लेकिन उसका असर चारों तरफ पड़ रहा है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि इसका असर जो है, जब ये बड़े लोगों के साथ ऐसा है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये संकेत दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये बहुत अच्छा भी है। जी, बिजॉन मिश्रा जी, आपके पास आता हूं मैं। आपने लाहौटी साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफ़ी कंज्यूमर्स को ये तीनों मामलों में, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आप भी कई कंज्यूमर्स के साथ काम करते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में भी कई केसेस चल रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जुडिशरी ही रह गई एक सहारा, और जो सरकार को करना चाहिए था, अथॉरिटीज़ को करना चाहिए था, वो पूरी तरह से इसमें फेल हो गई? ये तो एब्सोल्युटली एविडेंट हो गया है कि सरकार कनाइव किया, जिसके चलते बायर्स का आज ये स्थिति हो गया। और कनाइव करने के साथ साथ उन लोग उनको एनकरेज भी कर रहे हैं, अभी भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
इनका तो अब तक कुड़की जब्ती हो जाना चाहिए था, इनको सबको जेल में चले जाना चाहिए था, सारे लोगों को जेल चले जाना चाहिए था। और सरकार को तो इमीडिएटली ईएमआईज बंद कर देना चाहिए, कोई भी होम बायर्स को ईएमआई ना देना पड़े, इसका एक तुरंत ऑर्डिनेंस आ जानी चाहिए और बैंकों को तुरंत ये मतलब लागू कर देना चाहिए कि नो ईएमआई शुड बी हॉन्टिंग द बायर्स, ईएमआई उनके मतलब नींद हराम ना कर सके, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यूसी सरकार को एक कोष बनाना चाहिए, जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगियों को के लिए एक बेल आउट पैकेज निकालते हैं, जैसे आप एयर इंडिया को बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, वैसे हाउसिंग सेक्टर में बायर्स के लिए एक बेल आउट पैकेज होनी चाहिए इस बजट में। जब तक आप बेल आउट पैकेज नहीं लाएंगे बायर्स के लिए इस बजट में, हम सोचते हैं बजट फेल हो जाएगा। ये बजट हम लोगों के लिए नहीं होगा, ये बजट आम लोगों के लिए नहीं होगा, ये बजट जो आने वाला है ये मिडिल क्लास के लिए नहीं होगा। और हम अभी ये कहना चाहेंगे सरकार को लास्टली कि आप यदि ये सारे चीज महीने भर में या 2 महीने में नहीं लागू करते हो तो इसका मतलब लोगों को ये मतलब विश्वास हो जाना चाहिए कि सरकार अभी भी सांठगांठ कर रहा है ये बायर्स के साथ, आई मीन सेलर्स के साथ, होम बिल्डर्स के साथ। So, हम ये कहेंगे कि यूपी का आपने कई मंत्री का बयान भी लिए हैं। हम सोचते हैं कि यदि मंत्री कह रहे हैं कि वो काफी लेवल तक उनको प्रेशर डाले हैं, हम इसको विश्वास नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने तो खुद ही कह दिया कि 50,000 का एम था और अब 40,000 की उम्मीद है। हाँ, तो इसलिए खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं जैसे एक रिवर्स मॉर्गेज प्रोसेस होता है, इसी लोगों को एक रिवर्स मॉर्गेज भी होता है कि हम यदि 75-80% पेमेंट कर चुके हैं, हम उसका 50% बैंक से रिवर्स मॉर्गेज ले सकते हैं जी, और उस पैसे को हम यूज कर सके और ऐसा जगह पे लगा के ताकि हम उससे आमदनी कर सके, और यदि ईएमआई देने का सक्षम हो तो हम ईएमआई देंगे या कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे फिर से। तो हम समझते हैं कि एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स क्रिएट होना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए, डे टू डे क्या हो रहा है हमको पता लगना चाहिए, डे टू डे क्या हो रहा है, कहां पर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, आज क्या रात तक क्या इंप्रूवमेंट किए हैं, बिल्डर बायर्स को राहत दिलाने के लिए क्या किया है सरकार, ये डे टू डे एक पारदर्शिता के साथ तुरंत आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और उन लोगों को जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं सब काम जी। करने चलिए बिजॉन जी, आपने अपने पॉइंट्स रख दिए हैं, अब औरों से भी बात कर लेते हैं। अभिषेक कुमार भी हैं हमारे साथ पैनल में, ये फ्लैट बायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एसोसिएशन। अभिषेक, क्या आप लोगों ने कोशिश की रेरा अथॉरिटी के पास जाने की? अभी जो पहले एक्सपर्ट थे उनका ये मानना था कि अथॉरिटी बनी है, ट्राइब्यूनल उसका बना नहीं है, ऑनलाइन करने में दिक्कत है, खासकर यूपी जहाँ के आप हैं। सर, ये जो रेरा है इसमें पुराने बायर्स के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो यूपी का रेरा है उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया गया है। आप देखेंगे तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि आने वाले मतलब जो भी बायर्स अब फ्लैट खरीदेंगे फ्यूचर में उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन पुराने बायर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और जहां तक समस्या की बात है कि हम देखेंगे नोएडा के एरिया में या फिर एनसीआर में जो मुख्य रूप से 3 बिल्डर्स का नाम लगातार आ रहा है, आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक, तो इसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मेरी मुलाकात हुई और जो मिनिस्टर्स के मंत्रियों का जो पैनल है उनके साथ भी मुलाकात हुई। हम लोगों ने उनके सामने अपनी समस्या को रखा, लेकिन उनसे मिलकर मुझे ये लगा कि उनको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी पता नहीं है। अथॉरिटी में बैठे ऑफिसर उनको भ्रमित कर रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी नहीं पता, मतलब बता रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखिए सर, जो भी रिसेशन, अगर ये कह दें कि रियल एस्टेट में रिसेशन है, बायर्स की समस्या है, ये सब 1 महीने में खत्म हो जाएगी। जो अभी मिश्रा सर ने कहा एक आप बेल आउट पैकेज लाओ बजट में, अगर वो आता तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा। एक ये कोर डेवलपर्स लेकर आए, प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आए, ये सब कई तरह की चीजें हैं। अगर ये सब इंप्लीमेंट की जाए तो बायर्स का समस्या विद इन वीक मतलब ये समाप्त हो जाएगा। कोर्ट तो हमारी संस्था भी गई है, हम लोग आम्रपाली को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, एक टाइम टेकन प्रोसेस है। ये कब तक गवर्नमेंट को इसमें आगे आके बायर्स के लिए, मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैं बायर्स के बीच में रहता हूं, तो मैं जानता हूं कि बायर्स का मैक्सिमम बायर्स सर आप देखेंगे जहां तक संख्या 2.5 लाख बायर्स अभी तक जिनको घर नहीं मिला है। कोर्ट उसमें कितने बायर्स गए हैं?
आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 से 20,000 बायर्स मात्र कोर्ट गए हैं, लेकिन बाकी बायर्स को आज भी इंतजार है कि सरकार इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाए। अब समय आ गया है कि सरकार को कदम उठाना पड़ेगा सर। उनको कोर्ट डेवलपर जो बिल्डर्स नहीं बना पा रहे हैं उनकी कुर्की जब्ती कर ले, उनकी जमीन, उनके जो प्लॉट हैं उसको जब्त कर ले, कोर्ट डेवलपर्स लेके आए। हम लोग सुनते हैं आए दिन क्या जेपी के लिए टाटा आ रहा है, अदानी आ रहा है, तो अगर ये सब कंपनियों को सरकार सीरियस है और लाने में सक्षम है तो मुझे लगता है इससे रिसेशन भी हट जाएगा और समस्या का भी समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। लाहौटी साहब, एक आखिरी सवाल आपके लिए, और ये जानना चाहूंगा क्योंकि आपने कहा जैसे कि आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और काफी जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। 2 सवाल क्विकली आपसे। एक ये, क्या आप मानते हैं कि ये जो जिस तरह से ये एक्ट बना कि एक पेरेंट एक्ट बना और फिर हर स्टेट अपना रेरा ला सकता है, और उसमें जैसे एक एक्सपर्ट ने कहा कि डाइल्यूशन भी हो रही है, यूपी वाला काफी डाइल्यूटेड है, ये मानना है, इसका कोई हल है क्या? ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लाए हैं? और दूसरी बात, क्या और भी ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके खिलाफ आप जाएंगे कोर्ट में? देखिए, पहली बात, जहां तक ये रेरा के अंदर डाइल्यूट किया गया है अलग अलग स्टेट के द्वारा, ये ऑलरेडी बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत अच्छा एक जजमेंट भी दिया है डाइल्यूशन करने के विरुद्ध में। जब पार्लियामेंट, जो पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा है, वो कानून पास करती है तो उसको कोई भी स्टेट किस प्रकार से उसको डाइल्यूट कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी एक लीगल इश्यू, बहुत सीरियस लीगल इश्यू है। और जैसा कि मैंने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको डिफेंड करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि ये रेरा का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हो रही है। कल ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे यूनिटेक के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। आपको मालूम है यूनिटेक के जो डायरेक्टर्स हैं वो जेल में सुप्रीम कोर्ट तो यही कर सकता था, 750 करोड़ रुपए उनको जमा करने हैं और उनको जेल के अंदर अरेस्ट किया गया, बेल अभी तक नहीं मिली है। किंतु इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जाके घर तो नहीं बना सकता। ये कार्य स्पष्ट रूप से सरकार का था, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्य नहीं। और अभी जिस सज्जन ने कहा कितने लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको बताया कि ये 3 बड़े बिल्डर हैं जिसके अंदर 90,000 फ्लैट बायर्स हैं और हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 5-7 हजार बायर को कर रहे होंगे। उसके अलावा बीपीटीपी है, पार्सनाथ है, रहेजा है, ये सबकी यही हालत है। ये तो हुई दिल्ली के आसपास की बात। उसके अलावा कलकत्ते में, बॉम्बे में, बेंगलोर के अंदर, इंदौर में, चारों तरफ ये हालत है। मेरा मानना है कम से कम 5 से 7 लाख लोग हैं जो बेचारे तरस गए हैं पैसे देने के बाद। एक उनका चक्रव्यूह है, उसमें वो फंसे हैं और उनको निकलने का एक ही आस्ति थी कि कोई ना कोई सरकार कभी ना कभी खड़े होकर और जिसको कहते हैं इमरजेंसी के रूप में कार्य करेगी। अब आपने देखा यूपी के 3 मिनिस्टर चले गए। कब गए थे मिनिस्टर? और आज जनवरी के 10 तारीख हो गई, क्या हुआ? चले गए, घूम आए, आश्वासन दे दिया। इनको आश्वासन नहीं चाहिए, इनको ये डेट चाहिए और क्या डे टू डे प्रोग्रेस हो रहा है वो चाहिए। उसके बारे में कहीं कोई नहीं कह रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत गंभीर समस्या है ये। लाखों लोग और जो सर्विस क्लास है, खासकर उन लोगों के लिए, यूनिटेक या जेपी के जो अपार्टमेंट है वो तो करोड़ों रुपए के हैं, किंतु आम्रपाली के जो अपार्टमेंट्स हैं वो 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख के, जो प्राय सब लोग सर्विस क्लास के, उनकी बहुत बड़ी कठिनाई है। और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस मामले को जितनी सीरियसली लेना चाहिए, मेरे को दुख होता है कहते कि उसका सीरियसनेस 10% भी नहीं है। जी चलिए, वक्त की पाबंदी है लाहौटी साहब, आपको रोकना पड़ेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या रेरा के आने से बिल्डरों की मनमानी रुकी है। इस बारे में 48% लोगों का कहना है हाँ, जबकि 42% लोग मानते हैं नहीं, जबकि 10% लोगों ने कोई राय नहीं दिया।
और अब वक्त है डीएनए समरी का। डीएनए मनी में आज हमने आपको रियल एस्टेट की वास्तविक स्थिति दिखाने की कोशिश की। सरकार और संबंधित अथॉरिटी अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन असली समस्या जस की तस बनी हुई है। कुछ मामले अदालत में चल रहे हैं तो कुछ मामले स्थानीय प्रशासन के पास है, लेकिन जब बड़ी चीजों को बदलना होता है तो लड़ाई भी लंबी होती है। इसलिए आप सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ें और अपना हक हासिल करें। आपके सुझावों का स्वागत हम हमेशा करते हैं। डीएनए मनी देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।